वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। फाइनली जो है लॉजिकल रीजनिंग का जो है पार्ट 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है एक सीरीज और आएगी, यानी एक पार्ट और आएगा, पार्ट 6। यानी ये जो 6 पार्ट आपको लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से दिए गए हैं, उसके अंदर टोटली आपको पीवाईक्यूज जून 2025 जो है आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है। तो इस चैनल पर सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट के शक्ल में भी मिल जाएंगी। आपको इस चैनल से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस या कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी दिसंबर 2025 के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी, क्वेश्चन नंबर है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है। तो ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आता है, इस चीज को या इस टॉपिक को या इस थ्योरी को जो है हमने अपने चैनल पर आपको टीच किया है। ठीक है। हमने आपको बताया है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट ये कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का जो है ये एक एक्सटेंशन वर्जन है, जिसके अंदर 3 तरीके की चीजें आपको पढ़नी होती है। एक होता है आपका कन्वर्जन, दूसरा होता है आपका अपवर्जन, तीसरा होता है आपका कंट्रापोजिशन। ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि जहां पर सिंपली जो है हमारी जो क्वांटिटी होती है वो वही रहती है, बस। 1 मिनट। ठीक है। तो जहां पर हमारी क्वांटिटी जो है सेम रहती है, सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जो है आपस में रिवर्स हो जाते हैं। अब वर्जन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है चेंज हो जाती है, और सबके प्रीडिकेट में जो है कंप्लीमेंट टाइप के वर्ड्स लग जाते हैं, जिसको हम नॉन से डिनोट करते हैं। कंट्रापोजिशन में क्या होता है कि जहां पर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों आपस में रिवर्स होते हैं, और दोनों के सब्जेक्ट में जो है नॉन लग जाता है, यानी जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सम एनिमल्स आर हेर्बिवर्स। ठीक है, यानी कुछ एनिमल्स जो है वो सब्जी खोर होते हैं, या सब्जी खाने वाले जो है वो जानवर होते हैं। तो इसको यहाँ पर डी से लगाया गया है, तो सम एनिमल्स आर नॉट नॉन हेर्बिवर्स। ठीक है। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर लॉजिकल इक्विवेलेंट का दिया गया है, ये है आपका अपवर्जन का है। ठीक है। अगरचे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट इस चैनल पे ये थ्योरी दी गई है, आपको सही तरीके से चार्ट के फॉर्म में चीजों को समझाया गया है, तो आप आसानी के साथ जो है इस चीज को समझ सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर बी में कहा गया कि सम नॉन हेर्बिवर्स आर नॉट एनिमल्स। ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा? ये इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये है कंट्रापोजिशन, और कंट्रापोजिशन के लिए शर्त ये है कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी उसमें सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों रिवर्स होने चाहिए। और यहाँ पर सम वाली एग्जांपल है, तो ये सम को सम नॉट बना दिया गया है। ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है, और ये वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 42। देयर इज नो theoretical principle that can not be put into practice because such theoretical principle is not theoretical principle at all। ठीक है। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा theoretical principle नहीं है जिसको प्रैक्टिस में ना रखा जा सके, क्योंकि इस तरीके का theoretical principle बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहे हैं कि यानी कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है, यानी कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको हम प्रैक्टिस में ना रख सकते हो। ठीक है। तो यानी उसी चीज को ये घुमाकर बोल रहे हैं कि यानी आज तक कोई ऐसी थ्योरी बनी ही नहीं है कि यानी जिसको प्रैक्टिस में ना रखा जा सके। तो ये कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। यानी हम अपनी बात को उसी में जो है घुमाते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि घर मेरा मस्जिद के पास है, फिर मैंने इसी चीज को घुमा दिया कि मस्जिद जो है मेरे घर के पास है, घर मेरा मंदिर के पास है, मंदिर मेरे घर के पास है। तो ये क्या है? एक सर्कुलर आर्गुमेंट है कि यानी इसी दायरे के अंदर जो है हम घूमते रहते हैं। आप स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर आपको खूब अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। यानी सर्कुलर आर्गुमेंट को अनदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं? बेगिंग द क्वेश्चन बोलते हैं।
देखिए, कोई भी थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसको प्रैक्टिस में ना रखा जा सके, फिर उसी चीज को घुमा रहा है, बिकॉज सच थ्योरेटिकल प्रिंसिपल इज नॉट थ्योरेटिकल प्रिंसिपल एट ऑल, क्योंकि इस तरीके का थ्योरेटिकल प्रिंसिपल बिल्कुल भी कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिशियन यानी न्यायिकास, देखिए न्याय स्कूल के जितने भी स्कॉलर थे उनको मजमूई तौर पर या मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यायिकास बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट कमिट द फेलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल। ठीक है, तो फेलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल, ठीक है, तो इरेगुलर मिडल की थ्री टाइप्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फेलेसी ऑफ सब या बेचारा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल दी जाती हैं वो सारी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, तो आप जरूर याद कर लो, वही घूम फिर कर आपके क्वेश्चन में आती हैं। साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, तो ये इरेगुलर मिडल की नहीं बल्कि ये विरुद्ध की एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म होती है वो मेजर टर्म के साथ जो है रिलेट हमारी उसके साथ जो है रिलेट नहीं करती है। ठीक है, यानी माइनर टर्म के साथ। देखिए, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। फिर यहाँ पे है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, सॉरी, ये वाली जो है आपकी विरुद्धा की है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, और ये जो है आपकी स्वरूप सिद्धा की है। ठीक है, यानी अश्रया सिद्धा की जो टाइप्स होती है उसी की एक टाइप्स है स्वरूप सिद्धा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म विजिबल है वो माइनर टर्म के साथ रिलेट नहीं कर रही है, क्या साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ठीक है, तो फेलेसी ऑफ सव्या विचारा, ये इरेगुलर मिडल की थ्री टाइप्स होती है, साधारणा, असाधारणा एंड अनुपसंहरी। ठीक है, तो ये असाधारणा वाली की जो है टाइप्स है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या फेलेसी आती है, यहाँ पर जो ऑडिबल टर्म है ना वो इटर्नल यानी मेजर टर्म के साथ हमारी मिडिल टर्म जो है रिलेट नहीं कर रही है। साउंड इज इटर्नल, कह रहे हैं कि साउंड हमेशा रहने वाला है क्योंकि ये ऑडिबल है। अब आप देखो कि ऑडिबल आपकी मिडिल टर्म है, साउंड आपकी माइनर टर्म है, तो ऑडिबल साउंड को आप ऑडिबल कर सकते हो, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साउंड हमेशा रहने वाला। किसी ने आपको कुछ सुना दिया या किसी ने आपके सामने बोल दिया तो वो वक्ती तौर पर आप उस चीज को सुन लोगे, लेकिन वो आवाज वो चीज हमेशा आपके लिए नहीं रहेगी। ठीक है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, तो ये आपकी क्या है, बाध्यता की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जितनी भी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई हैं तो सारी एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 44, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट विस्मा व्याप्ति। ठीक है, देखिए अस्मा व्याप्ति हम किसको बोलते हैं, जो हमारी नो वाली एग्जाम्पल होती है। ठीक है, और जो हमारी आल वाली एग्जाम्पल होती है, देखिए नो वाली भी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। ठीक, और इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आल वाली जो एग्जाम्पल होती है वो भी यूनिवर्सल होती है, और इसके अंदर जो है सिर्फ आपका क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रीडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि अ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ऑफ विच ओनली सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के टेक्निकल वर्ड जो है आपको यूज किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आल वाले को विस्मा व्याप्ति, नो वाले को अस्मा व्याप्ति के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो ये चीज आप याद रखना, आइंदा भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पिक ऑफ द करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, लॉजिक एंड लैंग्वेज के हवाले से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो चलिए, अगर ऑप्शन ए को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा गया इमोशनली कलर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी इमोशनली कलर लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो जो बिल्कुल इमोशन से, जज्बात से, फीलिंग से भरी हुई हो, तो क्या ऐसी लैंग्वेज को यूज करके आप लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, तो ये सही आंसर नहीं है। यहाँ पे कहा गया अ डिस्प्यूट इज अ डिसएग्रीमेंट इन बिलीफ अबाउट द फैक्ट। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से क्या है, लॉजिक है, या आप इसको लैंग्वेज में भी ले सकते हो। देखिए, एक चीज होती है बिलीफ, यानी जो आपका माइंड सिस्टम होता है, जो सोचने समझने की सलाहियत होती है, एक होता है फैक्ट। आपके सामने फैक्ट, कोई बात आपको कह रहा है कि हकीकत यही है, बट आपका माइंड जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि आपके माइंड और फैक्ट के बीच में क्या है, एक डिस्प्यूट है, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब ये है कि यानी यही चीज आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, अनदर वर्ड में क्या है, एक डिस्प्यूट है। जब आपका माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो कभी भी फैक्ट और आपके बिलीफ के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सकता, हमेशा डिसएग्रीमेंट ही होगा, ठीक है। अ क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ असर्शन, ये भी नहीं है। इन एज मच एज इज अ प्रीमाइस इंडिकेटर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है। इन एज मच एज जो है ये आपका क्या होता है, ये एक तरीके के फ्रेज होते हैं। जैसे कंक्लूजन में जब भी हमारा प्रीमाइज 1 होता है, प्रीमाइज 2 होता है, और जो हम कंक्लूजन निकालते हैं जिसको हम इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो कंक्लूजन को हमेशा इंडिकेट करने के लिए या बताने के लिए हम देयरफॉर का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से हम बिकॉज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसी तरीके से हम सो का वर्ड यूज करते हैं, या हम इन एज मच एज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के जो है फ्रेजेस होते हैं जो आपके प्रीमाइस को इंडिकेट करते हैं। तो यही होंगे आपके सही आंसर लॉजिक एंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन में तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए, अकॉर्डिंग टू द न्याय परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन कनेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट विथ सेंस थ्रू अ प्रीवियस नॉलेज ऑफ इट सेल्फ इज नोन एज, ठीक है। तो आपको मालूम है, अगर आपने परसेप्शन की टाइप्स को पढ़ा होगा जिसके अंदर लौकिका एंड अलौकिका है, तो अलौकिका की एक टाइप से जिसके अंदर आते हैं ज्ञान लक्षण। तो ज्ञान लक्षण में क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जो है नॉलेज को याद करना। तो यहां पर कहा गया है कि प्रीवियस नॉलेज के जरिए आपने अपने सेंस का किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है कनेक्शन किया तो आपको परसेप्शन मिल गया, यानी आपको नॉलेज मिल गई। इसकी मैं सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूं आपके रियल लाइफ से, ठीक है। जैसे आपने किसी भी लड़के को एक सूट पहनते हुए देखा, किसी भी लड़की को आपने कोई भी फॉर्मल सूट देखा, या किसी भी लड़के को आपने फॉर्मल सूट पहनते हुए देखा। फिर आप कुछ दिन के बाद आप दुकान पर गए तो दुकानदार आपको बिल्कुल उसी तरीके का सूट दिखाता है, या उस जैसा सूट दिखाता है जो कलर में डिफरेंस है या थोड़ा बहुत डिजाइन में डिफरेंस है। तो फौरन प्रीवियस नॉलेज आपके माइंड में आ जाएगी कि हाँ, इस तरीके की चीजों को हमने कहीं देखा है, या इस तरीके की चीजों को हमने किसी को पहनते हुए देखा है। तो सिंपल सी बात है, यही होता है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जब आपको आपके प्रेजेंट की नॉलेज याद आ जाए, या प्रेजेंट में वो चीज आपको याद आ जाती है, आपको उससे नॉलेज मिल जाती है, तो वही होता है आपका ज्ञान लक्षण। अगर इसको आपको और डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में एग्जांपल लेनी है तो जरूर आप कोर्स को ज्वाइन करो, वहां पर इस चीज को खूब अच्छे से जो है बताया गया है, पढ़ाया गया है, काफी अच्छे से जो है योगा क्या होता है, ज्ञान लक्षण क्या होता है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इन चीजों को अच्छे से जो है वहां पर डिस्कस किया गया है। तो अभी ये पीवाईक्यूज की सीरीज है, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपको सिर्फ उसके आंसर को ही एक्सप्लेन करते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्लेम, ठीक है। यहां पर कहा गया कि जैन एक्सेप्ट स्मृति एज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। देखिए, जो हमारी जैन फिलॉसफी है या फिर जैन जो स्कूल है, ये 3 तरीके के परसेप्शन को एक्सेप्ट करते हैं, जो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि जैन पास हो गए, ठीक है। पास का मतलब इसने परसेप्शन को माना है वैलिड सोर्स, इनने इसने अनुमान को वैलिड सोर्स माना, शब्द को भी जो है इसने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। लौगास्की भास्कर, जिसको हम वैशेषिका के नाम से जानते हैं, ये स्मृति के मतलब फेवर में नहीं है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर। न्याय जो है वो शब्द को मानता है। देखिए, ये स्मृति और श्रुति जो है ये शब्द के अंदर आते हैं। ये क्या है, अभी इनको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो न्याय जो है वो शब्द को क्या करता है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर एक्सेप्ट करता है, बट वो श्रुति बट वो स्मृति को नहीं मानता, श्रुति को मानता है। यानी वो ये कहता है, जिसको शब्द के अनुमान के न्याय के ताल्लुक से आपको हमने एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम है अप्तावक्यास, या जिस वर्ड का नाम है अप्तावक्यास, ठीक है। यानी ये कहता है कि हम सिर्फ उसी चीज को मानेंगे जो बिल्कुल सच है, यानी सच्चाई का लिखा हुआ वर्ड, या ऐसे पर्सन की बात हम मानेंगे जो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी है, यानी जिसके बारे में किसी भी किस्म के गलत या शको शुबहात की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। हम उस चीज को सिर्फ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे शब्द के अंदर। मीमांसा जो है ये भी शब्द को एक्सेप्ट करता है, बट ये स्मृति को नहीं मानता, श्रुति को मानता है। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि स्मृति एंड श्रुति, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या, ये दोनों है क्या, ठीक है। देखिए,
स्मृति का मतलब होता है व्हाट इज रिमेंबर। इट रिफर टू द टेक्स्ट रिटन बाय ह्यूमन सेज एक्सप्लेन एंड एक्सपेंडिंग द टीचिंग ऑफ द वेदास यानी श्रुति। अब ये वेदास है क्या? देखिए हिंदुज्म के अंदर एक मुकद्दस एक अजीम किताब होती है, जैसे हमारे यहाँ कुरान करीम है वैसे इनके यहाँ जो है वेदास है जो कि एक अजीम किताब है, यानी ये गॉड के वर्ड होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुरान करीम हमारी जो है वो बिल्कुल गॉड की जानिब से ही नाजिल किया गया है, इसी तरीके से वेदास जो है ये गॉड के रिवील किए हुए वर्ड्स होते हैं। तो इन्हीं वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए या इन्हीं की वेदास की टीचिंग को बनाने के लिए या इन्हीं वेदास की तफसीर करने के लिए जो है जो बड़े बड़े ह्यूमन सेंस होते हैं, जो बाबा होते हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े वाइजर होते हैं, अक्लमंद लोग जो होते हैं हिंदुज्म के अंदर, यानी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या वेदास की तफसीर करने के लिए जो किताबें लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्मृति। ठीक है, स्मृति। तो यही है आपका स्मृति। श्रुति का मतलब होता है व्हाट वाज हियर, यानी डायरेक्टली रिवील बाय गॉड लाइक दी वेदास। ठीक है, तो श्रुति के अंदर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो गॉड के जरिए ही रिवील किए हुए वर्ड्स होते हैं। जैसे वेदास जो किताब है, 4 तरीके के वेदास जो है हिंदुज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किसी और किताब में या किसी और क्लासेस में मैं आपको ये चीज बता दूंगा, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है इस चीज को। स्मृति का मतलब होता है व्हाट वाज रिमेंबर एंड रिटन डाउन बाय वाइज पीपल लेटर बेस्ड ऑन श्रुति, यानी श्रुति को ही एक्सप्लेन करने के लिए या श्रुति की टीचिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं वेदास को समझाने के लिए लोगों ने जो तफसीर की है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है और उसको किताबों की शक्ल में शाये किया है, पब्लिश किया है, तो वो आपकी बन जाती है स्मृति। तो स्मृति के कुछ टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति है, महाभारत है, रामायण है, धर्मशास्त्र एंड पुराण है। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आप याद रख सकते हो और इसके बेस पर जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ सकते हो। देखिए श्रुति एंड स्मृति के दरमियान जो है डिफरेंसेस आपसे पूछे भी गए हैं क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन करके। ठीक है, तो ये चीज जरूर आप याद रखना, इनका डिफरेंस भी आप याद रखना। तो ठीक है, आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। इस पर आपकी एक वीडियोस और आने वाली हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीटली हमने जो है डन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर किसी टॉपिक की जरूरत है या कोई कंसेप्ट जो है आपको समझ में नहीं आया, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस क्वेरी को जो है पूरा किया जा सके, उस चीज पर जो है काम किया जा सके। इसके बाद जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की जो है यूनिट को शुरू करने वाले हैं। एग्जाम तक धीरे धीरे इस तरीके की छोटी छोटी सीरीज एंड वीडियोस में हम सारे कंसेप्ट या क्वेश्चन को हम मुकम्मल कर देंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।